ठीक है। सर्वर में स्टोर करने के बाद में डेटाबेस वेयरहाउस सर्वर का काम क्या है? सिंपल सर्वर का काम है आपके डेटा को कैरी करना। ठीक है, एक इंटरफेस बनाए रखना या फिर एक वेटर का काम करना, बेसिकली कैरी सर्व करना इस सर्वर, राइट। तो डेटा वेयरहाउस सर्वर ने क्या किया, सारा का सारा डेटा जो इंटीग्रेट किया था वो हमारे डेटा माइनिंग इंजन को दे दिया। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डेटा माइनिंग इंजन के ना 3 बेसिक से काम होते हैं। एक है एसोसिएशन, राइट, एक है क्लासिफिकेशन और एक है क्लस्टरिंग, राइट। तो क्लस्टरिंग इज नॉट इन योर सिलेबस, हमारे में है एसोसिएशन एंड क्लासिफिकेशन। एसोसिएशन क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी डेटा आइटम को उसकी अक्यूरेंसी की बेस पे, डेटा आइटम को उसके अक्यूरेंसी के बेस पर उनको एसोसिएट कर देता है। ठीक है, यूजर 1 ने, मान लीजिए यूजर 1 ने आपके 2 आइटम्स खरीदे, कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। यूजर 2 ने 2 आइटम्स खरीदे, कंप्यूटर, कीबोर्ड एंड माउस। यूजर 3 ने 2 आइटम्स खरीदे, कंप्यूटर एंड माउस। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों यूजर्स में ना क्या क्या कॉमन है? 2 में तो कीबोर्ड कॉमन है, 2 में माउस कॉमन है और तीनों में कंप्यूटर कॉमन है। यानी कि माउस एंड कीबोर्ड क्या कर दिए जाएंगे, कंप्यूटर के साथ में एसोसिएट कर दिए जाएंगे उनकी सजेस्टेड आइटम्स के रूप में। ठीक है, तो डेटा माइनिंग इंजन क्या काम करता है, एसोसिएशन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बोला कि क्लासिफिकेशन में जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन आपको लेना है। ठीक है, अब मोबाइल फोन्स की अलग अलग रेंज मैंने बना दी। एक तो रेंज मैंने बना दी 5 to 10K तक की, एक रेंज मैंने बना दी 10 to 17K तक की, और एक रेंज हमने क्रिएट कर दी 17 एंड अबव। ठीक है, 17 एंड अबव की रेंज कर दी। तो ये जो ग्रुप्स बने हैं, ये हमारा, इस प्रोसेस को हमने क्लस्टर्स बोला है, इन प्रोसेस को क्लस्टरिंग बोला है। एंड इसी को जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एक हायरार्कियल मैप में, तो वो हो जाता है आपका सिंपल क्लासिफिकेशन भी। अब यहाँ पे देखो, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग में क्या डिफरेंस है? ब्रॉड डिफरेंस दो बेसिकली यही है कि एक में सिमिलर टाइप्स जाते हैं क्लस्टरिंग में, और क्लासिफिकेशन में मिक्स एंड मैच करके हर एक टाइप का आइटम आप स्टोर कर सकते हो, बेसिकली ग्रुप्स बनाना। एंड क्लस्टरिंग में रेलेवेंट ग्रुप्स बनाना, हल्का सा यही डिफरेंस है दोनों में। हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, क्लस्टरिंग को इतना में डिटेल में नहीं, उसका ब्रीफ लेंगे, बट क्लासिफिकेशन को अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। अभी मैंने डेटा आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, तो डेटा माइनिंग इंजन का बेसिक 3 काम जो ये करता है माइनिंग इंजन, ये मैंने आपको बता दिया। राइट, इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना हो तो यू ऑल कैन आस्क, चैट पे पूछ लीजिए या फिर हैंड रेज करके पूछ लीजिए। ड्राइवर, बेटा ड्राइव अपडेट ही है। अच्छा, ये फाइल माइनिंग की फाइल नहीं मिली होगी आपको, ओके फाइन, मैं माइनिंग की फाइल अभी अपडेट कर दूंगी। वेयरहाउस तक तो सारी फाइल्स अपडेट हैं और रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। क्लासिफिकेशन, अच्छा ओके, हाँ ये डेटा माइनिंग की फाइल बच रही होगी एकता, वो मैं अपडेट कर दूंगी, डोंट वरी, अभी क्लास ओवर होते ही। वेयरहाउस की फाइल्स आप देख सकते, वेयरहाउस तक की सारी फाइल्स अपडेटेड है, आप देख लेना एक बार। और अगर कोई फाइल मिसिंग है आपको लगता है तो बता देना मुझे। अच्छा ओके, समझना है। हाँ, क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगी एकता, वही मैंने अभी बताया। आर्किटेक्चर में हमने ना डेटा माइनिंग इंजन का ब्रीफ मैंने 3 काम बताए हैं कि डेटा माइनिंग इंजन क्या काम परफॉर्म करता है। ठीक है, यस, तो यहाँ तक की स्टोरी लाइन क्लियर है डेटा माइनिंग इंजन तक का, राइट। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट आता है, अपर पार्ट। फाइन, ये तो पार्ट हम डेटा से एसोसिएट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं अपर पार्ट की सबसे ऊपर कौन है हमारे पास। सबसे ऊपर है हमारे पास यूजर, राइट। यूजर है हमारे पास जो डेटा अलग अलग वेयर हाउसेज में से, अलग अलग स्टोरेज प्लेसेस में से आपके डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, और एक्सट्रैक्टिंग के प्रोसेस को ही हमने डेटा माइनिंग कहा है, राइट। तो यूजर का काम है उसको एक्सट्रैक्ट करना। अब जब वो इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा, तो सबसे बॉटम लेवल पे तो डेटाबेसेस हो गए, वेयर हाउस, स्टोरेज प्लेसेस हो गई, एंड टॉप मोस्ट पे यूजर हो गया। यूजर इनको इंटरैक्ट करने के लिए, यूजर को इन सबके साथ इंटरैक्ट करने के लिए उसको कोई एक इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी,
राइट। आपको ऑनलाइन इंटरैक्ट करने के लिए मोबाइल फोन्स की जरूरत पड़ती है और उसमें रिस्पेक्टिव टूल्स की जरूरत पड़ती है ना। हम मुझे ऑनलाइन में सर्च करने के लिए अभी वी आर कनेक्टिंग ऑन जूम एप्लीकेशन, ठीक है, तो मुझे एक जूम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी है इंटरैक्ट करने के लिए। फाइन। तो मैंने बोला एक मुझे यूजर इंटरफेस चाहिए ही चाहिए सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर, राइट। पहले सबसे ऊपर तो यूजर्स हो गए, फिर उसके बाद हमारे यूजर इंटरफेसेस हो गए। ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे इंटरफेसेस जो हमको इनेबल करें, यूजर्स को इनेबल करें डेटा वेयरहाउस और इनके साथ में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। अब दूसरी स्टेप यहाँ पे आती है पैटर्न इवैल्यूएशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज पैटर्न इवैल्यूएशन। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि एसोसिएशन का काम होता है आइटम्स को एसोसिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अक्यूरेंसी, एंड क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग का काम होता है डेटा को ग्रुपिंग्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्टीशंस में क्लासिफाई करना या क्लस्टर्स बनाना, है ना। अब ये जो क्लस्टर्स बना रहे हो तुम या क्लासिफाई कर रहे हो अपने डेटा को 5 to 10 के की रेंज में और 17 के की रेंज में, या फिर आप डेटा को एसोसिएट कर रहे हो, मान लीजिए दो आइटम्स हैं ए एंड बी और इनको बी को ए के साथ एसोसिएट करना है, तो इसके लिए ना तुमको इन डेटा आइटम्स की एक्यूरेंसी का पैटर्न समझना पड़ेगा, है ना। तुमको क्या समझना पड़ेगा? पैटर्न। यानी कि तुमने फिल्टर किया है, मल्टीपल यूजर्स ने जो भी डेटा एक्सेस किया है उसको मैं डेटा को एक तरीके से डालूंगी, स्टोर करूंगी और उनकी एक्यूरेंसी का पैटर्न समझूंगी, राइट। पहले मैं उसके पैटर्न को समझूंगी, देन मैं उस पर एसोसिएशन टेक्निक्स पुट करूंगी, ऑब्वियसली, है ना। मुझे उसकी एक्यूरेंसी समझनी, यानी कि मान लीजिए अगर आप लोगों मेरे को डे 1 पे पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट कितना पढ़ता है, कितना इंटेलिजेंट है, हम क्या करेंगे, जब जब पढ़ते चले जाएंगे उस तरीके से हम हर स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करेंगे कि हर स्टूडेंट अच्छा ये जवाब दे रहा है, ये इतना एक्टिव है, उसके बेसिस पे, अटेंडेंस के बेसिस पे, टेस्ट के बेसिस पे हम हर स्टूडेंट को इवैल्यूएट करेंगे कि किस किस तरीके का स्टूडेंट कौन सा है ना, राइट। कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन फ्रेंड्स है, कौन फ्रेंड्स नहीं है, ए स्टूडेंट बी स्टूडेंट के साथ में कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, एक दूसरे के साथ में घूमते हैं या अलग अलग घूमते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है इवैल्यूएशन ऑफ योर पैटर्न, ठीक है। इसी तरीके से जब मेरे डेटा वेयर हाउसेज में, अलग अलग स्टोरेज प्लेसेस में अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर कर दिया जाएगा, तो यूजर को किस डेटा को एनालाइज करना है, कौन से डेटा आइटम उसके साथ एसोसिएट करने हैं, डेटा आइटम किस तरीके से ग्रुपिंग में जाएंगे, उसका पैटर्न समझना जरूरी है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप जो हमारी इंपॉर्टेंट स्टेप है वो हमारी डेटा माइनिंग इंजन के पहले पैटर्न को इवैल्यूएट करना होगा। जो भी डेटा एक्सेस करना है या जो भी डेटा नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट, उसको इवैल्यूएट करना इज इम्पोर्टेंट, राइट, कि यूजर को जो डेटा चाहिए था क्या उसी के अप्रोप्रिएट वो डेटा जा रहा है, यूजर ने जो डेटा मांगा है उसका हम एक पैटर्न क्रिएट करेंगे, अच्छा ये कंप्यूटर मांग रहा है तो इसको कंप्यूटर की रेंज प्रोफाइल कर देंगे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, या फिर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इसको और सजेशंस प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो पैटर्न इवैल्यूएशन के बाद में आपका, जब आपने एक पैटर्न क्रिएट कर लिया, वो पैटर्न्स आपके डेटा माइनिंग इंजन के पास जाएंगे और डेटा माइनिंग इंजन उन पे अपनी अपनी टेक्निक्स पुट करेगा, या एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन या फिर क्लस्टरिंग पुट करेगा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर। आई होप डेटा वेयरहाउस के साथ साथ में ये माइनिंग आर्किटेक्चर भी माइंड में सेट हो गया होगा, ठीक है। और कोई इसको याद करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले यूजर्स हैं, उसके बाद पैटर्न इवैल्यूएट होगा डेटा, अगर देखो दोनों तरीके से समझ सकते हो, टॉप से आप से भी समझ सकते हो, सॉरी बॉटम से आप से भी समझ सकते हो, टॉप डाउन से भी समझ सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके में ये काम कर रहा है। यहाँ पे तुम देख रहे हो एरे, नीचे से ऊपर डेटा भी जा सकता है एंड यूजर की रिक्वेस्ट भी ऊपर से नीचे आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल, सबसे पहले आपके पास यूजर्स, इंटरफेसेस, ऑब्वियसली इसके बिना हम इंटरैक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी आप डेटा मांग रहे हैं उसका पैटर्न इवैल्यूएट किया जाएगा, जो भी डेटा आप सर्च कर रहे हैं वो पैटर्न इवैल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद वो डेटा माइनिंग इंजन के पास जाएगा, जिस पैटर्न में इवैल्यूएशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग उस पर 3 टेक्निक्स लग सकती हैं, एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, राइट। फिर वो डेटा वेयरहाउस सर्वर के को ये सारा का सारा पैटर्न आपका दे देगा, जो भी डेटा जनरेट हुआ है उस डेटा की क्लीनिंग होगी और वो अलग अलग रिसोर्सेज के आपको
प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर बॉटम अप अप्रोच यूज में लेते हैं, वो डेटा माइनिंग इंजन को देगा, फिर वापस से पैटर्न इवैल्यूएशन यूजर इंटरफेस के थ्रू फाइनली यूजर के पास आपका डेटा चला जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पे तुम एक चीज और देख रहे हो जिसको मैंने बोला है नॉलेज बेस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है देखने लायक जिसको हमने बोला है नॉलेज बेस। ये क्या काम करता है, तो देखो यहाँ पे इसको भी मैं डे टू डे लाइफ के एग्जांपल में देखिए। मान लीजिए आपने गूगल पे कुछ सर्च किया है डेटा माइनिंग, है ना। अब डेटा माइनिंग आपने आज आज सर्च कर लिया, सर्च बॉक्स में डेटा माइनिंग पूरा लिखा है आपने, ठीक है। सर्च आइकन पे तुमने सर्च प्रेस कर लिया और इसमें जो भी आपने डेटा माइनिंग पे से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स थे, जो भी अलग अलग वेबसाइट्स का कंटेंट था, वो तुमको मिल गया, राइट। अब तुम इसी डेटा माइनिंग को ना 2 दिन बाद फिर से गूगल पे सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही तुमने गूगल माइनिंग गूगल पे डी डाला, ए डाला, टी डाला, ठीक है, तुमको ड्रॉप डाउन लिस्ट में ना डेटा माइनिंग लिखा हुआ मिल जाएगा, राइट। ऐसा ही होता है। कभी तुम ऐसा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, अगर तुम एक बार यूट्यूब ले लीजिए, कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी सर्च आइकन में तुमने एक बार जो आइटम सर्च कर लिया है, एक बार जो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उसको तुमको अगर वापस से लेना होगा तो वो ना बहुत आसानी से तुम्हें वापस से जल्दी स्पीड में ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिल जाएगा, जो डेटा आइटम तुमने सर्च किया था, जिसको तुमने विजिट किया था। और वैसे आपको पूरा टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, फिल्टर लगाना भी नहीं पड़ेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट से तुम डेटा माइनिंग पे क्लिक करोगे और तुमको वही का वही डेटा एज इट इज वापस से प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। फेसबुक पे होता है, कभी हमने आज किसी इंसान को सर्च किया, फेसबुक पे तुम सर्च कर रहे हो काव्या गौड़, ठीक है, आज तुमने सर्च किया, नेक्स्ट तुम्हारी हिस्ट्री में वो सेव हो चुकी है उसकी प्रोफाइल, है ना। बाद में तुमको जैसे ही तुम सर्च ऑप्शन पे डालोगे, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट में तुम्हें सजेस्टेड एलिमेंट्स दे देगा कि अच्छा तुमने प्रीवियस हिस्ट्री में इन सबको सर्च किया हुआ है, right? So that is because of what? That is because of this particular thing which is known as knowledge base. यहाँ पे ये क्या करता है, डेटा माइनिंग इंजन और पैटर्न इवैल्यूएशन के बीच में एक जगह है नॉलेज बेस। वो क्या करते हैं, वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर बार बार एक्सेस कर रहा है या फिर एक बार एक्सेस कर चुका है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस में स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। हम नॉलेज बेस में क्या करता है हमारा डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर में, सारा का सारा जो ऐसा डेटा जो बार बार एक्सेस किया जा रहा है या एक बार एक्सेस हो चुका है, ये नॉलेज बेस में हमने स्टोर करके रख लिया। तो जैसे ही हमने पैटर्न, अच्छा इसको इन दोनों के बीच में क्यों रखा, क्योंकि जैसे ही मैंने यूजर ने पैटर्न को इवेल्युएट किया, वो चेक करेगा कि नॉलेज बेस में ये डेटा माइनिंग का डेटा अवेलेबल है क्या, राइट, कि क्या इसको तुम पहले सर्च कर चुके हो क्या। अगर हाँ, तो नॉलेज बेस से ही आपको डेटा मिल जाएगा और यूजर को प्रोवाइड हो जाएगा, आपको इस पूरे के डेटा माइनिंग इंजन के होल प्रोसेस में जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर नहीं, तो हम ये सारी की सारी प्रोसेसिंग को डेटा माइनिंग इंजन पे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ये वही की वही जो ट्रेडिशनल पूरी स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सारा का सारा डेटा जो है वो हमारे नॉलेज बेस में, जो हमारे पैटर्न इवैल्यूएशन के जस्ट पास में सिचुएटेड कर दिया गया है, वहां पे स्टोर्ड रहता है, आपकी हिस्ट्री एज एन हिस्ट्री के रूप में स्टोर्ड रहता है। इसकी जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिक डायनेमिक मेमोरी है। लाइक अगर आपकी 10 ईयर्स का स्पैन ले लीजिए या 1 ईयर का स्पैन ले लीजिए, आफ्टर 1 ईयर और सो डेटा ऑटोमेटिकली ट्रैश में रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना हो, आप हिस्ट्री देख रहे हो, तो आपको 1 साल की हिस्ट्री मिलेगी, है ना। आपको ऐसा नहीं कि 10 साल पहले हमने गूगल क्रोम पे क्या सर्च किया था वो भी आपको अवेलेबल है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो डायनेमिक है, इसकी जो एक टाइम डाउन में बाउंडेशंस होती हैं, आपकी जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट की सर्च इंजन की टाइम बाउंडेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग डेटा रिसाइकिल होता रहता है, वापस से आपका फ्री होता रहता है नॉलेज बेस का कंटेंट, मेमोरी कंटेंट, और नया कंटेंट उसमें ऐड किया कर सकते हो, ठीक है। वो फ्री होता गया, नया कंटेंट ऐड होता गया, इस तरीके से ये काम करता है हमारा डेटा माइनिंग इंजन। गॉट इट, ठीक है। यस, तो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर, राइट। अब अपन इसको डिटेल में एक बार बस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से स्टडी कर लेते हैं।
पैटर्न इवैल्यूएशन आता है डेटा माइनिंग इंजन के बाद में। पैटर्न इवैल्यूएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग interesting patterns in the data, and sometimes they also interact with the database server for producing the result of यूजर रिक्वेस्ट। ठीक है, जो भी आपके यूजर ने रिक्वेस्ट की है उसके पैटर्न को एनालाइज करना। ठीक है, जो भी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं डेटा आइटम्स की अक्यूरेंसीज के बेसिस पर, वो उन सबको इवैल्यूएट करना हमारी सेकंड स्टेप में होता है, विच इज पैटर्न इवैल्यूएशन मॉड्यूल्स। ठीक है, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को इवैल्यूएट करते हैं, पैटर्न को एनालाइज करते हैं कि कौन से तरीके का डेटा किस तरीके के डेटा के साथ एसोसिएट कर दिया गया है या फिर क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, लास्ट में आपके यूजर इंटरफेस आते हैं। दीज आर since the user cannot fully understand the complexity of data mining process, so graphical user interface helps to user to communicate effectively with data mining system। अब आपको आज तक ये पता नहीं होगा कि डेटा जब हम गूगल पे सर्च करते हैं, हमने जब गूगल पे सर्च किया, लेट एग्जाम्पल डेटा माइनिंग, जब मैंने गूगल पे सर्च किया है, आपको तो क्या है, आपके पास एक इंटरफेस है गूगल पे और वहां पे सर्च बॉक्स है, हमने सर्च डाला एंड सर्च किया, हमको आउटपुट मिल गया। आपको आज तक नहीं पता होगा कि इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं गूगल की सर्चिंग में। पहले पैटर्न इवैल्यूएशन किया जाता है, नॉलेज बेस में कंटेंट स्टोर किया जाता है, माइनिंग अपनी टेक्निक्स पुट करता है आपके डेटा पर। ठीक है, तो ये आज तक हमको नहीं पता होगा, इसलिए हमारे पास ग्राफिक यूजर इंटरफेसेस प्रोवाइड है, ताकि यूजर को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा माइनिंग प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया ना हो, वो सिंपल अपने प्रोसेस को स्मूथली अपने प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। राइट, ठीक है, लास्ट में आपके पास एक और चीज है नॉलेज बेस। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज बेस में मैंने आपको बताया क्या रहता है, सिर्फ डेटा स्टोर किया जाता है। Knowledge base is an important part of data mining engine that it is quite beneficial in guiding the search for the result pattern. Data mining engine may also sometimes get input from knowledge base. This knowledge base contain data from user experiences. The objective of knowledge base is to make result more accurate and reliable. ठीक है, नॉलेज बेस का कंटेंट जो भी हमने स्टोर किया है, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है, वो किसके बेसिस पे स्टोर्ड है, यूजर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्टोर्ड है। अब यूजर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारा कंटेंट हमने स्टोर कर लिया है, और वो वाला कंटेंट आपका डेटा माइनिंग इंजन एक्सेस कर सकता है टाइम टू टाइम। ठीक है, मेजर जो एम था नॉलेज बेस का वो यही था कि हम अपने डेटा को ज्यादा रिलायबल, ज्यादा फास्ट और ज्यादा एक्यूरेट बना सके। ओके, ठीक है, फाइन। तो दिस वाज योर होल आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयरहाउस, ओ सॉरी डेटा माइनिंग। फाइन, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर अपन कि कौन सी टेक्निक्स हमारी इन्वॉल्व है एसोसिएशन रूल्स में, और किस तरीके से एसोसिएशन रूल किया जाता है, कौन कौन सी तरीके हो सकते हैं, और अलग अलग तरीके में कितना टाइम लगता है, कौन से की पॉइंट्स एंड सो ऑन। राइट, ठीक है, चलिए एसोसिएशन रूल क्या होता है, हमारे एसोसिएशन लर्निंग टेक्निक्स क्या होती हैं। is a type of unsupervised learning techniques that checks for dependency of one data item on another data item and maps accordingly so that it can be more profitable. It tries to find some interesting relations or association among the variable of data set. It is based on different rules to discover the interesting relations between variables of the data set. ठीक है, क्या होता है बेसिकली एसोसिएशन रूल्स, हम बोल रहे हैं कि ये एक तरीके की अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, दो टाइप्स की लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होते हैं, हम सिर्फ प्रिडिक्शंस पे काम करते हैं। सुपरवाइज्ड में हम पर्टिकुलर आपके पास सुपरवाइज्ड में जैसे आपने दो देखे थे ना पार्टीशंस, प्रिडिक्टिव एंड नॉन प्रिडिक्टिव, तो उसमें यही था। अनसुपरवाइज्ड में हम प्रिडिक्शंस के ऊपर काम करते हैं, एंड सुपरवाइज में हमको पता होता है कि क्या आउटपुट आने वाला है। प्रिडिक्शंस नहीं होते, डेटा आता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में अगेन आपको नहीं जाना है, इतना डेटा माइनिंग डिटेल में नहीं है। राइट, अभी सिंपल सा पढ़ना है। एसोसिएशन रूल्स आपके प्रिडिक्शंस पे काम करती है। ये क्या करता है, आपके डेटा आइटम्स की डिपेंडेंसी को चेक करते हैं एसोसिएशन रूल्स, कि एक डेटा आइटम दूसरे डेटा आइटम पे कितना डिपेंडेंट है और कितना मैप्ड है। ठीक है, ताकि हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहे,
हमारी वेबसाइट्स के लिए प्रॉफिटेबल रहे। अगर वो एक कंप्यूटर के साथ में आपको माउस भी दिखा रहा है, कंप्यूटर के साथ में आपको कीपैड भी दिखा रहा है, तो ये इसका फायदा अल्टीमेटली मुझे है, सॉरी यूजर, मुझे मतलब वेबसाइट के ओनर को है, राइट। अमेजोन को अल्टीमेटली फायदा है कि मैं क्या करूंगी, कंप्यूटर लेना था मुझे तो, और मैं माउस भी ले लिया कि यार चलो माउस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मुझे तो सिर्फ कंप्यूटर लेना था, मैंने कीपैड भी ले लिया। या फिर मुझे सिर्फ टॉपर लेना था, मैंने उसके साथ में फुटवेयर्स भी ले लिए, शर्ट लेनी थी पैंट भी ले ली। अल्टीमेटली आप जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट एसोसिएशन रूल को फॉलो कर रही है, उस वेबसाइट का फायदा है इसमें, तो है ना, ठीक है। इट ट्राइज टू फाइंड इंटरेस्टिंग रिलेशंस। एसोसिएशन लर्निंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। आगे अगर आप मशीन लर्निंग में जाते हो, डीप लर्निंग में जाते हो, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग बहुत बड़ा डोमेन है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, राइट। मशीन लर्निंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसोसिएशंस। अगर मशीन लर्निंग में एसोसिएशन रूल्स नहीं होते तो हम डेटा को कनेक्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ में एसोसिएट नहीं कर पाते, ठीक है। एंड इट इज एम्प्लॉयड इन मार्केट बास्केट एनालिसिस, web usage mining, continuous production, etc. Here, market basket analysis is a technique used by various big retailer to discover the association between items. ठीक है, अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती हैं, ए प्रायरी एल्गोरिथम, मार्केट बास्केट एनालिसिस, एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम्स, अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं, 4 से 5 एल्गोरिथम्स हैं जो हमारे एसोसिएशन लर्निंग में काम में ली जाती हैं। अलग अलग रिटेलर्स, अलग अलग बिजनेसमैन इन रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि सारे के सारे आइटम एक दूसरे के साथ में किस तरीके से एसोसिएटेड है ये हमको पता पड़ जाए, ठीक है। अब देखो सिंपल एसोसिएशन रूल्स में ना एल्गोरिथम को पुट करने से पहले हमको उसके की पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से काम करती है आपकी एल्गोरिथम। तो देखो सबसे पहले एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। यस, एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, वी कैन अंडरस्टैंड it by taking an example of supermarket. As in a supermarket all products that are purchased together are put together, ठीक है। For example, if a customer buys bread, he almost likely can also buy butter, eggs or milk. So these products are stored within the shelf or mostly nearby, ठीक है। हम बोलते हैं कि कस्टमर अगर ब्रेड ले रहा है ना तो लाइकली ब्रेड के साथ में मिल्क और बटर या एग्स भी लेगा ही। तो सुपरमार्केट में, डी मार्ट में चले जाओ, रेलिवेंट आइटम्स ना, डी मार्ट में तुम गए होंगे कभी ना कभी तो, है ना, रेलिवेंट आइटम्स तुम उसको एनालाइज करो, रेलिवेंट आइटम एक साथ स्टोर करके रखते हैं। ऊपर ग्रोसरी है तो सारी की सारी ग्रोसरी एक तरफ है, अगर फूड आइटम्स है तो फूड आइटम सारे के सारे एक तरफ है। अगर तुम एक से एक शेल्फ में जाओगे, अगर वहां पे टर्मरिक मसाले पड़े हैं तो सारे के सारे मसाले ही पड़े, है ना। तुम ये रेलेवेंसी क्यों बनाई गई है, क्योंकि हमको एसोसिएट करना है हर एक आइटम को, ठीक है। तो यानी कि ये एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कस्टमर 1 ने अपने बास्केट में मिल्क ब्रेड बटर लिया है, कस्टमर 2 ने मिल्क सीरियल ब्रेड बटर, 3 ने मिल्क ब्रेड बटर एंड शुगर एंड एग्स। तो ये सारे के सारे आइटम्स हम क्या कर देंगे, एक साथ में एसोसिएट कर देंगे, ठीक है, उनकी अक्यूरेंसी के बेसिस पर। अब किस तरीके से एसोसिएट करेंगे ये अपन को देखना है उसकी टेक्निक में कि हाउ डज एसोसिएशन रूल काम करता है, राइट। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट इफ एंड एल्स कंडीशन। हमने प्रोग्रामिंग इतनी सारी पढ़ ली है ना, तो हमें इफ एंड एल्स की पूरी फंक्शनिंग पता है। अगर इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई देन ये होगा, ठीक है। एल्स अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन रहती है देन आपके पास आउटपुट ये आएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने वही कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लार्जर मुझे प्रिंट करना है, एल्स में बी इज लार्जर मुझे प्रिंट करना है ना। तो उसी कंडीशंस में जो इफ एल्स का कंसेप्ट है हमारे पास में, स्टेटमेंट का कंसेप्ट है, एसोसिएशन रूल उसी कंसेप्ट को फॉलो करके काम में आता है, उसी कंसेप्ट को फॉलो करके वर्क करता है, ठीक है। हेयर इफ एलिमेंट इज कॉल्ड एनेक्डेंट, अरे इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, चलिए सॉरी, मैं इसको सही करके अपडेट कर दूंगी। एंटीसीडेंट, ठीक है, एंड देन स्टेटमेंट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। दो तरीके हैं आपके पास, एंटीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, राइट। अगर आपके पास इफ पार्ट सस्टेन है, ट्रू है, तो वो उसकी कॉन्सिक्वेंट को प्रिंट कराएगा, या
फॉलो करेगा, अगर एल्स पार्ट है तो वो उसके कॉन्सिक्वेंट को फॉलो करेगा, ठीक है। दीज टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स वे वी कैन फाइंड आउट सम एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम इज नोन एज सिंगल कार्डिनलिटी, ठीक है। जब आपके पास सिंगल कार्डिनलिटी मतलब कोई आइटम है इफ में ये कंडीशन एंड एल्स में दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास सिंपल सी चीज समझ लीजिए, अगर सिंगल इफ एल्स कंडीशन है तो सिंगल कार्डिनलिटी, अगर आपके पास नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस हैं, यानी कि अगर यूजर ने ये लिया तो ये इसके साथ में ये बाय किया तो ये आइटम एसोसिएट किया गया, उसके साथ में ये बाय किया तो ये आइटम, अगर नेस्टिंग इफ एल्स कंडीशन है तो मल्टीपल कार्डिनलिटी चली जाती है, अगर सिंगल इफ एल्स कंडीशन एक इफ एल्स कंडीशन है तो सिंगल कार्डिनलिटी चली जाती है, ठीक है। it is all about creating rules, and if number of item increases then cardinality may also increases accordingly, अगर number of items बढ़ेंगे जैसे मैंने कहा तो cardinality accordingly बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। So to measure the association between thousands of data items there are several matrices, these metrics are given below, आपको अलग अलग तरीके, क्योंकि सुपरमार्केट में तो एक दो आइटम तो है नहीं, अमेजोन पे एक दो आइटम तो है नहीं जो हमने एफएल से उसको सिंगल कार्डिनलिटी से मैप कर दिया, हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, राइट। तो हमको उन सारे के सारे आइटम्स के लिए ना मैट्रिक बनानी पड़ती है, मैट्रिक या मैट्रिक्स बोल लीजिए, एक मैट्रिक बनानी पड़ती है, वो मैट्रिक्स इन तीन पैरामीटर पे काम करती है विच इज सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट। तो अब हमको समझना है ये तीन फैक्टर्स विच इज सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट, ये क्या होते हैं, सपोर्ट क्या है, कॉन्फिडेंस फैक्ट वैल्यू क्या है एंड लिफ्ट वैल्यू क्या है, इन तीनों के ऊपर आपके एसोसिएशन टेक्निक काम करती है। अभी टाइम हो गया है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में ही स्टडी करेंगे इन तीनों को। क्लासिफिकेशन